Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 पौष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 16 जनवरी 2022 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 12 दिन में करीब 43% किशोरों को पहली डोज, 65 करोड़ से अधिक हुआ पूर्ण टीकाकरण। दिल्ली, पंजाब और कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम, आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों के हाथ होने की आशंका। यूपी इलेक्शन 2022, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड साथ रहेंगे या यूपी करेगा अलग, नीतीश की पार्टी ने बढ़ाया दबाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में अब 6 एयरबैग अनिवार्य। साउथ अफ्रीका की धमाकेदार जीत से टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में बड़ा बदलाव, जानिए भारत की स्थिति। अब सुनिए समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान के बढ़ते दायरे के साथ ही इसकी रफ्तार भी बढ़ रही है। 3 जनवरी से इस अभियान के दायरे में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को भी लाया गया था और मात्र 12 दिन में ही इस आयु वर्ग के करीब 43% किशोरों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, सीमावर्ती राज्य पंजाब और जम्मू कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग में आईईडी मिला, जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान सीमा से सटे पंजाब के अमृतसर में 5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि आईएसआई और खालिस्तान आतंकियों के चुनाव के दौरान धमाकों के लिए यह विस्फोटक सामग्री भेजी थी। श्रीनगर के ख्वाजा बाजार में आम लोगों को निशाना बनाने के लिए बोरी में छिपाकर रखी गई प्रेशर कुकर आईईडी बरामद हुई। समय रहते इसे भी निष्क्रिय कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिहार में सियासी गर्माहट बढ़ा रखी है। राजद को छोड़कर बिहार में सक्रिय करीब सभी प्रमुख दल यूपी का चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बिहार में भाजपा के 2 सहयोगी मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी यूपी में भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रहे हैं। वहीं जदयू जनता दल यूनाइटेड के साथ भाजपा के तालमेल की गुंजाइश बनी हुई है। यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ सीट बंटवारे को लेकर जदयू की बैठक 1-2 दिनों में संभावित है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कार निर्माताओं के लिए 8 यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद यात्रियों के सुरक्षा स्तर को बढ़ाना है। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में आखिरी मुकाबले में 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा।
केप टाउन टेस्ट में जीत के साथ ही मेज़बान टीम ने भारत को खिलाफ सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया। इस जीत से एक तरफ जहां साउथ अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में फ़ायदा हुआ, तो वहीं भारतीय टीम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय टीम के खिलाफ साउथ अफ्रीका के सीरीज जीत का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया। केप टाउन टेस्ट के चौथे दिन जीत के लिए मिले 212 रन के लक्ष्य को 3 विकेट खोकर साउथ अफ्रीका ने हासिल किया। इससे पहले जोहान्सबर्ग में टीम ने 240 रन के लक्ष्य का पीछा कर 7 विकेट से ही जीत हासिल की थी। भारत ने सेंचुरियन में जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन इसके बाद लगातार हार से सीरीज गंवा दिया। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 43,441 रुपये प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 74 रुपये 15 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 53 रुपये 86 पैसे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज हम आपको विशेष प्रस्तुति करेंगे मकर संक्रांति और लाल बहादुर शास्त्री पर, परंतु इससे पहले सुनते हैं आज का विचार ऋचा जी से। धन्यवाद सुनील जी। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इसके अतिरिक्त हम स्वामी विवेकानंद जी पर भी बात करेंगे, क्योंकि 12 जनवरी को इनका जन्मदिवस पड़ता है। तो आज का विचार भी स्वामी विवेकानंद के अनमोल वचन से ही लिया गया है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है। करना ये है कि हम इसकी दिव्यता को पहचानें, अपने आप को अंदर या बाहर से सुधार कर कर्म, पूजा, अंतर मन या जीवन दर्शन, इनमें से किसी एक या सबसे ऐसा किया जा सकता है और फिर अपने आप को खोल दें। यही सभी धर्मों का सारांश है। मंदिर, परंपराएं, किताबें या पढ़ाई, ये सब इससे कम महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा, एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क, दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का रूप है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान पर भी विश्वास नहीं करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, जय
भजन सबसे अति प्यारा, राम भजन सबसे अति प्यारा। राम भजन ने कई जीव तारा, राम भजन सबसे अति प्यारा, राम भजन सबसे अति प्यारा। मूरख जानत नाही मरम को, मूरख जानत नाही मरम को, सो दुख भोगत जम के दुबारा। राम भजन सबसे अति प्यारा, राम भजन सबसे अति प्यारा। राम कहत हनुमान उधारे, राम कहत हनुमान उधारे, कूद पड़े लंका हर डारा। राम भजन सबसे अति प्यारा, राम भजन सबसे अति प्यारा।
टुकड़ा दास कहे तुम सुमरो, टुकड़ा दास कहे तुम सुमरो, तब ही कटे भवसागर सारा। राम भजन सबसे अति प्यारा, राम भजन सबसे अति प्यारा। श्रोताओं, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते, तथैव भवताम तेजो वर्धतामिति कामये। जिस प्रकार मकर राशि में जाने पर सूर्य का तेज बढ़ता है, उसी तरह आप सभी के जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की श्री वृद्धि हो। आइए सुनते हैं एक वार्ता मकर संक्रांति पर। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग परंपरा से मनाए जाने वाले मकर संक्रांति का त्यौहार पूर्णतः एक धार्मिक त्यौहार है। इसे जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। गौरतलब है, हमारे ज्योतिष विज्ञान में 12 राशियां मानी गई हैं। इनमें से एक राशि है मकर, जबकि संक्रांति का अर्थ है संक्रमण अर्थात प्रवेश करना। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। सूर्य के एक राशि छोड़ दूसरे में प्रवेश करने को, इस विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते हैं। हर साल सूर्य के विस्थापन की यह प्रक्रिया 14 या 15 जनवरी को होती है। इसलिए पूरे भारत देश में इस दिन को मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। सामान्यतः इसे संक्रांति, उत्तरायण, माघी या खिचड़ी भी कहते हैं। प्रायः इस दिन पूजन के बाद लोग खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी तथा तिल का दान करते हैं। इसे प्रकाश, प्रेरणा तथा अलौकिक आध्यात्मिक अनुदानों का महापर्व भी कहते हैं। इस दिन आपसी वैमनस्य भुलाकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। सूर्य देव की भांति देश की सौभाग्य वृद्धि की कामना करना इस त्योहार की सबसे बड़ी विशेषता है। इस पर्व पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। महाराष्ट्र में इस दिन तालू गुल हलवे के बांटने की प्रथा है। बंगाल में भी इस दिन स्नान करके तिल दान करते हैं। इस दिन गंगा सागर पर एक बड़ा भारी मेला लगता है। इस प्रकार मकर संक्रांति सभी हिंदुओं में महत्व रखने वाला एक बड़ा दिन है।
मकर संक्रांति का त्योहार हर वर्ष एक सुनिश्चित तिथि पर आता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मकर संक्रांति की तिथि होती है। आमतौर पर मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में मकर संक्रांति एक दिन पूर्व लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास खत्म हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वेदों में इस पर्व की महत्ता बखान करते हुए लिखा है, मित्रस्य या चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षताम्। मित्रस्याः चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद में एक अनोखा मेला लगता है जिसमें देश विदेश से पतंगबाज आते हैं और पतंग से आसमान को सजाते हैं। आइए सुनते हैं एक गीत। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए। यूं मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेकिन मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सांवरिया की गली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी भली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। आहा हा आहा हा आहा हा। बिजली की तार बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक,
ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आइए एक वार्ता सुनवाते हैं आपको, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित नरेंद्र दवे जी। पंडित नरेंद्र दवे जी ट्रेडिशनली ब्राह्मण परिवार से और गुजरात प्रांत से हैं। बचपन से ही इन्हें यज्ञ, कर्मकांड, वेद और हिंदू स्क्रिप्चर पढ़ने का बहुत शौक़ था और विभिन्न गुरुओं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने मास्टर डिग्री की इंजीनियरिंग में, लेकिन जब 1997 में जब सिडनी आना हुआ, तब से ये हिंदू प्रीस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और घर में पूजा वगैरह या जो भी कर्मकांड होते हैं उसका ये विधि विधान से पूजा कराते हैं। तो आइए मकर संक्रांति पर ही सुनते हैं इनके द्वारा प्रस्तुत की गई एक वार्ता। हरिओम। मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर सबको मेरा नमस्कार। महाकवि कालिदास ने उचित ही कहा है कि उत्सव प्रिय खलु मनुष्याः। भावपूर्ण अंतःकरण से और सारग्राही वृत्ति से यदि उत्सव मनाए जाएंगे ने तो जीवन में आनंद निर्माण होता है। संक्रांति, होली, दिवाली जैसे उत्सव हमारे लिए मार्गदर्शक है। हमारे उत्सवों को हम सही अर्थ में समझेंगे, मनाएंगे, बनाए रखेंगे, संस्कार युक्त बनाकर उत्सवों को मनाने का अर्थ है उत्सव दर्शन। सही अर्थ में हमारा जीवन दर्शन है। संक्रांति का उत्सव ये निसर्ग का उत्सव है। हमारे हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार पौष महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस उत्सव को मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य थोड़ा उत्तर की ओर ढलता है, इसलिए इस काल को हम उत्तरायण भी कहते हैं। कर्मयोगी सूर्य अंधकार पर आक्रमण करता है, इसी दिन से दृढ़ संकल्प लेता है और धीरे धीरे अंधकार घटता है। अच्छे काम करने के शुभ दिनों का प्रारंभ होता है। धार्मिक हिंदू कामना करता है कि मकर संक्रांति के बाद ही अपनी मृत्यु हो, जैसे भीष्म ने अपना देह उत्तरायण में छोड़ा था। मृत्यु की आकांक्षा यानी तेजस्वी और प्रकाशमय मृत्यु की आकांक्षा है। मकर संक्रांति के दिन मानव को भी संक्रमण करने का शुभ संकल्प करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन में अज्ञान, संदेह, अंधश्रद्धा, जड़ता, कुसंस्कार ये सारे अंधकार है। मानव को अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना चाहिए, झूठे संदेह को विज्ञान से, अंधश्रद्धा को सम्यक श्रद्धा से, जड़ता को चेतना से और कुसंस्कारों को संस्कार सर्जन द्वारा ही हटाना चाहिए। यही जीवन की एक सच्ची संक्रांति है। कहते हैं संक्रांति यानी सम्यक क्रांति। और मानव मन के संकल्पों को बदलना होगा सम्यक क्रांति में। यह कार्य विचार क्रांति से ही संभव है। क्रांति में सिर्फ हिंसा को महत्व होता है, संक्रांति में समझदारी का प्राधान्य होता है,
समझदारी से क्रांति, उसे सम्यक क्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ मस्तक काटना नहीं, मगर मस्तक में स्थित जो दुर्विचार है, विचारों को बदलना है, यही सच्ची विजय है। संक्रांति को संघ क्रांति भी हम कहते हैं, क्योंकि महान कार्यों में संगठन की आवश्यकता होती है। संघे शक्ति कलौ योगे, संघ में विशिष्ट शक्ति निर्माण होती है। संघ में विशिष्ट प्रकार की शक्तियों विपुल मात्रा में इकट्ठी होती है और वे किसी भी कार्य को सहज संभव बना देती है। इस उत्सव के निमित्त स्नेही जनों के पास जाना चाहिए और कहते हैं उनको तिल का लड्डू देकर पुराने मतभेदों को नष्ट करना होगा। मन के झगड़े फिसादों को दूर हटाकर स्नेह की पुष्टि और प्रतिष्ठा करनी होगी। संक्षेप में कहते हैं कि इस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। प्रारंभ हुआ था और पतंग उड़ाने के लिए हमें या तो खुले मैदान में जाना पड़ता है या तो छत पर जाना पड़ता है, और शीत के दिनों में इस प्रकार सहज रूप से हमारा सूर्य स्नान हो जाता है। पतंग की हस्ती और मस्ती तब तक बनी रहती है जब तक उसकी डोर किसी सूत्रधार के हाथ में होती है। भगवान के हाथों से छूटी हुई मानव पतंग भी अल्प ही दिनों में रंग उड़ गई हुई फीकी व अस्वस्थ दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं इस पर्व के निमित्त सूर्य का प्रकाश, तिल गुड़ की स्निग्धता और मिठास और पतंग का उसके सूत्रधार के प्रति विश्वास हमारे जीवन में साकार हो, तभी हमारे जीवन में योग्य संक्रमण हुआ है ऐसा माना जाएगा। सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। नमस्कार। हरिओम। धन्यवाद दवे जी। मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर धन्यवाद पंडित दवे जी, आपके इतने अच्छे संदेश के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आपने संक्रांति को कैसे व्याख्या करके बताया कि सम्यक क्रांति होनी चाहिए और संघ क्रांति होनी चाहिए। श्रोताओं, कल आपने बहुत धूमधाम के साथ जो है वो संक्रांति मनाई होगी, खिचड़ी मनाई होगी, खिचड़ी बनाई होगी। संजोग से इस वर्ष वीकेंड भी पड़ गया था तो बहुत अच्छे से खिचड़ी बनी होगी सबकी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये रहा कि इस वर्ष कोविड के कारण हम खुले मैदान में पतंग नहीं उड़ा पाए और उसका आनंद भी नहीं ले पाए मेले का। नहीं तो हर वर्ष सिडनी में बहुत अच्छा मेला लगता था उसका। तो लेकिन कहते हैं कि भाई दिल पे किसका वश है, दिल की पतंग तो हम उड़ा ही सकते हैं, इस पे किसी का जोर नहीं है। तो आइए साथ में मिलके उड़ाते हैं दिल की पतंग। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े, दो दिल उड़े, ऊंचे आसमानों में जुड़े। मुझे कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा।
मुझे कब थी खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं विराजेगा कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए ये जो पतंग है तेरे ही संग है तेरी ही ओर देख मुड़ी मुड़ी जाए दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े हेलो ऑस्ट्रेलिया अपनी सभी मेडिकल डेंटल और लैब सप्लाईज के लिए संपर्क कीजिए विशमेड प्रोप्राइटरी लिमिटेड से विशमेड 11 साल पुरानी एक रिलायबल कंपनी है विशमेड हैज अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस यू विश विशमेड डिलीवर्स दैट्स देयर मोटो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0296728656 पर या ऑनलाइन जाएं www.wishmed.com.au Wishmed is proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, जनवरी का महीना कई कारणों से महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में कई महान विभूतियों का जन्म भी हुआ था और कई महान विभूति हमसे जुदा हो गए थे। इनमें से एक नाम है लाल बहादुर शास्त्री का, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 में ताशकंद में हुआ था। उन्हीं को याद करते हुए एक वार्ता मैंने तैयार की है जो आपको सुनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जहां अपनी सादगी और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं, वहीं इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से देश में क्रांति की एक अलग ही अलख जगाई थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी को देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था। अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं शास्त्री जी। साधारण मनुष्य चट्टान की तरह मजबूत देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करने वाले शास्त्री जी का बचपन संघर्षपूर्ण रहा था। उन्हें बचपन में जहां नदी तैरकर स्कूल पढ़ने जाना पड़ता था, वहीं अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्हें मील नंगे पैर पैदल चलना पड़ता था। इन परिस्थितियों को झेलने के कारण ही वो एक मजबूत इंसान बन सके। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद अच्छी छवि के कारण शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पद का भार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 26 जनवरी 1965 को देश के जवानों और किसानों को अपने कर्म और निष्ठा के प्रति सुदृढ़ रहने और देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये नारा आज भी भारत में बहुत लोकप्रिय है।
उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात 11 जनवरी 1966 की रात को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके अनमोल विचारों को जानते हैं। उन्होंने हमें नारा दिया, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी ने कहा, हमें शांति के लिए उतनी ही बहादुरी से लड़ना चाहिए जितना हम युद्ध में लड़ते हैं। मैं किसी दूसरे को सलाह दूं और खुद उस पर अमल ना करूं तो मैं असहज महसूस करता हूं। देश की ताकत और मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। हम खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति, विकास और कल्याण में विश्वास रखते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे देश में अछूत कहा जाता है तो भारत को अपना सर शर्म से झुकाना पड़ेगा। आज़ादी की रक्षा सिर्फ हमारे देश के सैनिकों का काम नहीं है, इसकी रक्षा के लिए पूरे देश को मजबूत होना पड़ेगा। लोगों को सच्चा स्वराज या लोकतंत्र कभी भी असत्य और अहिंसा के बल से प्राप्त नहीं हो पाता है। शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से मिली थी। इन्होंने अपने खुद के नाम से जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटा दिया था और जब इन्हें शास्त्री की उपाधि मिली तो उन्होंने इसको अपने सरनेम की जगह इस्तेमाल किया। उनका विवाह गणेश प्रसाद की बेटी ललिता देवी से हुआ था। उनकी 2 बेटी तथा 4 बेटे हैं। इन्होंने संस्कृत में स्नातक किया था और स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा था। उन्होंने करो या मरो नारे को मरो नहीं मारो में बदलकर लोगों में क्रांति की ज्वाला फूंक दी। शास्त्री जी ने 1929 में इलाहाबाद के भारत सेवक संघ के सचिव के रूप में काम किया था। इनके रूस और अमेरिका ने शास्त्री जी को ताशकंद में समझौते के लिए बुलाया था। शास्त्री जी समझौते की सारी शर्त मानने को तैयार थे, सिवाय जीती हुई जामीनों को वापस करने की। 1978 में ललिता के आंसू नामक पुस्तक में शास्त्री जी की रहस्यमय मृत्यु के बारे में बताया गया। राजनैतिक विद्वानों का मानना है कि शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत मुश्किल था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। शास्त्री जी गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि खाद्य सामग्री का मूल्य न बढ़ पाए। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया, परंतु आज तक उनके मौत के रहस्य का कोई भी पर्दा नहीं उठा पाया। ईमानदारी और सादगी भरा जीवन जीने वाले लाल बहादुर शास्त्री के विचार आज भी देश को और जनता को प्रेरणा देते हैं और सही राह पर चलने की सीख देते हैं। आइए सुनते हैं शास्त्री जी पर ये गीत। सर्वश्रेष्ठ कहाते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कथा सुनाते हैं, सम्मान से गाते हैं। जो सरल साधारण रहकर भी दिल में बस जाते हैं, आदर ही पाते हैं। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कथा सुनाते हैं, सम्मान से गाते हैं। जय जवान जय किसान नारा जिनका वरदान। जय जवान जय किसान नारा जिनका वरदान।
उम्र में ये नन्हे थी पहचान सबका राज दिलारा था तभी आ गई इन पे विपदा नन्हे के नन्हेपन में पिता कह गए अलविदा अकस्मात के निधन से सब पे दुख का गिरा पहाड़ सबके सपने चूर हो गए रोते रहे जार जार इनके चाचा इनका सहारा बनकर आते हैं सीने से लगाते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कथा सुनाते हैं सम्मान से गाते हैं जय जवान जय किसान नारा जिनका वरदान जय जवान जय किसान नारा जिनका वरदान गरीबी के आलम में बीत रहे थे दिन चाचा जी ने बोध कराया कुछ नहीं विद्या बिन एक विद्यालय पढ़ता इनका गंगा के उस पार तैर के आना जाना होता नित्य ही बारंबार इतना खतरा मोल लिया क्योंकि लाचारी थी नाव को पैसे नहीं थे इन पे दुविधा भारी थी पैसों का तो हर पल हर दिन इनको रहा अभाव फिर भी तोड़ सकाना इनका जज्बा मन का भाव इसी तरह से हिम्मत करके पाते रहे वाह वाह संस्कृत में स्नातक हो गए ललिता से किया ब्याह काशी विद्यापीठ से ये उपाधि पाते हैं शास्त्री बन जाते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कथा सुनाते हैं सम्मान से गाते हैं जय जवान जय किसान नारा जिनका वरदान जय जवान जय किसान नारा Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 80959405, that's 80959405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम सभी रेडियो कार्यक्रम की चर्चा करते रहते हैं और अच्छा लग रहा है पढ़ के कि सबको लाल बहादुर शास्त्री जी की जानकारी बहुत अच्छी लगी, बहुत सटीक लगी। हमारी शैलजा जी ने ऐड किया है कि रेल मंत्री के पद पर रहे शास्त्री जी की माँ जो उनके साथ रहती थी इस तथ्य से अनभिज्ञ थी। वह आश्चर्यचकित हुई जब उन्हें बाहरी सूत्र से इसका भान हुआ कि वो रेल मंत्री हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पीएम थे और अपनी कार खरीदने के लिए उन्होंने पंजाब बैंक से लोन लिया था। इतनी सादगी। कहते हैं कि गंगा तैर कर वो पार करके घर जाते थे। इस बारे में बहुत सी चर्चा हुई है, लेकिन सत्य ये है कि जब वो गंगा के पास गए तो नाव पे चढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे किराया देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फ्री में नहीं बैठूंगा, और उन्होंने गंगा में छलांग लगा दी और पार करके अपने गांव पहुंच गए। तो इतनी सादगी से भरा उनका जीवन था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए। श्रोताओं, आज हम थोड़ी बात विवेकानंद जी की भी करेंगे।
जो कि जो है 12 जनवरी को उनका जन्म हुआ था 1863 में। वो कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में जन्मे थे। उनके बचपन में घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे, लेकिन इतने संपन्न परिवार में रहते हुए भी उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में परिवार त्याग दिया और साधु बन गए। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां के धार्मिक, प्रगतिशील एवं तर्क संगत रवैया ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में मदद की। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे, लेकिन नटखट भी थे। अपने साथी बच्चों के साथ वो खूब शरारत किया करते और मौका मिलने पर अपने अध्यापकों के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनने का बहुत शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर पर आते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता था। परिवार में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म एवं अध्यात्म के गहरे संस्कार होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वो ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे, इनके माता पिता और कथावाचक पंडित चक्कर में पड़ जाते थे। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ ने ईश्वर चंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया। वहीं वो स्कूल गए। 1877 में उनका परिवार रायपुर चला गया। 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद वो एकमात्र छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंट कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जोहान गोल्बिट फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज W.H. हेजल, चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन 1860 का बंगाली में अनुवाद किया। बहुत ही विद्वान थे। नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस थे। विलियम हेस्टी ने लिखा है कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस हैं। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक नहीं दिखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इनके विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति श्रुतिधर भी कहा गया है। नरेंद्र जी 1880 में ईसाई से हिंदू धर्म में रामकृष्ण के प्रभाव से परिवर्तित केशव चंद्र सेन की नव विधान में शामिल हुए। नरेंद्र 1884 से पहले बिंदु पर एक फ्री मसोनरी लॉज और साधारण ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज का ही है, एक अलग गुट था जो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में था। 1881 और 1884 के दौरान ये सेंस बैड ऑफ होप में भी सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व युवा दिवस भी जनवरी में मनाया जाता है, तो युवाओं को इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया था और उनके लिए, उनको जागृत करने में, उन्हें प्रोत्साहित करने में विवेकानंद जी का बहुत ही बड़ा हाथ था। नरेंद्र के परिवेश के कारण पश्चिमी आध्यात्मिकता के साथ परिचित हो गया था। उनके प्रारंभिक विश्वासों को ब्रह्म समाज ने, जो एक निराकार ईश्वर में विश्वास और मूर्ति पूजा का प्रतिवाद करता था, ने प्रभावित किया और सुव्यवस्थित, युक्तिसंगत, अद्वैतवादी अवधारणाओं, धर्मशास्त्र, वेदांत और उपनिषदों का एक चयनात्मक और आधुनिक ढंग से अध्ययन पर प्रोत्साहित किया था।
तो विवेकानंद जी के बारे का ज्ञान और उनकी बातें तो अथाह हैं, लेकिन इनके विचार अभी भी उतने ही सटीक हैं और हमारे युवाओं में जो भी इनको पढ़ता है वो अभी भी उतना ही प्रेरित होता है और उतने ही उपयोगी हैं। कहते हैं 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनसे आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। जी हाँ, हम सभी को विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए और उनकी सभी विचारों को आत्मसात करना चाहिए। बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे कि दुश्मन हारे, कि अब तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता। धरती हिला देंगे, सबको दिखा देंगे, चाहे क्या पर चाहे क्या हम जग बिछाएंगे, अब ये पाएंगे हम लोगों का दर्जा है क्या। बार बार हाँ बोलो यार हाँ, अपनी जीत हो उनकी हार हाँ। अब डर नहीं मन में आवे, चलो चलो चले चलो, हर बेड़ी अब खुल जावे, चले चलो। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready.
It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, आपको लग रहा होगा कि आज का कार्यक्रम काफ़ी हैवी है, बहुत भारी भरकम बातें हम कर रहे हैं। अभी तो साल की शुरुआत है, तो क्यों ना कुछ मनोरंजन की भी बातें की जाए। जैसा कि मैंने कहा कि जनवरी का महीना जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत से महान हस्तियों का जन्म हुआ, जिसमें कुछ हस्तियों के नाम पहले तो आज जो है वो कबीर बेदी जी का जन्म हुआ था 16 तारीख को। 16 जनवरी 1946 में ये पैदा हुए थे, तो थोड़ी बातें उनकी भी करते हैं। कबीर बेदी एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो भारत में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट और इटली में भी सक्रिय हैं। कबीर को हिंदी सिनेमा में विलेन की भूमिका के लिए प्रमुख तौर पर जाना जाता है। वो अब तक कई फिल्मों में विलेन की भूमिका निभा चुके हैं, जिनमें खून भरी मांग, मोहनजोदाड़ो, साहब बीबी, गैंगस्टर प्रमुख हैं। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबा प्यारेलाल सिंह बेदी एक पंजाबी सिख और लेखक दार्शनिक थे। उनकी मां फ्रेडा बेदी एक ब्रिटिश महिला थीं जो इंग्लैंड के डर्बी में पैदा हुई थीं। कबीर बेदी ने शेरवुड कॉलेज, नैनीताल उत्तराखंड में अपनी स्कूली शिक्षा और सेंट स्टीवन कॉलेज दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। कबीर बेदी ने 4 शादी की है, जिनसे उन्हें 3 बच्चे हैं, पूजा, सिद्धार्थ और एडम। कबीर की पहली शादी प्रतिमा बेदी से हुई थी, जो एक ओडिसी डांसर थीं। कबीर प्रतिमा की बेटी पूजा बेदी हैं, जो कि एक कॉलमनिस्ट हैं। उनके दूसरे बेटे सिद्धार्थ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्नेगी मेलान विश्वविद्यालय पढ़ाई करने गए, जहां उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी हो गई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। प्रतिमा की शादी के बाद कबीर बेदी फिल्म एक्ट्रेस परवीन बॉबी के लव अफेयर की अफवाहों के खूब सुर्खियां बटोरी। 1990 में कबीर ने निक्की बेदी से शादी रचाई, जो कि एक टीवी रेडियो प्रेजेंटर थीं। दोनों का तलाक 2005 में हो गया। इसके बाद परवीन दोसांझ को डेट करने लगे और अपने 70वें जन्मदिन पर परवीन से शादी रचाई। कबीर बेदी ने भारतीय थिएटर में अपना करियर शुरू किया और फिर हिंदी फिल्मों में चले गए। बेदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों की शुरुआत की। हॉलीवुड में भी फिल्मों में काम किया। यूरोप में एक बेहतरीन स्टार के रूप में उभरे। इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं हलचल, सज़ा, इश्क इश्क इश्क, कच्चे धागे, अशांति, खून भरी मांग, मेरा शिकार, आखिरी कसम, कुर्बान, यलगार, मोहनजोदाड़ो, मैं हूं ना और गैंगस्टर, साहब बीबी और गैंगस्टर। तो जैसा कि मुझे लगता है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है डायलॉग डिलीवरी में हिंदी या अंग्रेज़ी में, वो बहुत ही उम्दा रहा है और उनके स्टाइल के हम सभी कायल हैं। इवन आज के एज में भी उनका स्टाइल जो है बिल्कुल निराला है। आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म खून भरी मांग का एक गीत।
अब जब तुम मुस्कुराती है सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती चमका मेरा चेहरा सामने जब तू आया तुझे लगा जो हंसी वो है तेरा ही साया तेरी सी अदा ने आशिक मुझे बनाया हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चाहे बदलती रहे In Australia, if you're looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Durban Radio. श्रोताओं, आज एक और पॉपुलर बॉलीवुड कलाकार का जन्मदिन है। आज जन्मदिन है सिद्धार्थ मल्होत्रा जी का, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्टार हैं हमारे युवा पीढ़ी के लिए। इनका जन्म 16 जनवरी 1985 को हुआ था। आज वो 36 वर्ष के हो गए। तो आइए कुछ इनकी बातें करते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं और भूतपूर्व मॉडल भी रह चुके हैं। अपने हिंदी सिनेमा जगत में आज की पीढ़ी को ये बहुत प्रेरित करते हैं, उन्हें बहुत पसंद किया जाता है। सिद्धार्थ मल्होत्रा 16 साल की उम्र में उन्होंने स्टार प्लस पर प्रसारित धरती पर वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने जयचंद, छोटे पृथ्वीराज चौहान के भाई की भूमिका निभाई। इस शो के बाद उन्होंने मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन असफल रहे। काफ़ी संघर्ष के बाद मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। उन्होंने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइनर रॉबर्टो केवल्ली के विज्ञापन अभियानों में काम किया। उन्हें रेड बुक, ग्लैडरेंस और मेंस हेल्थ जैसी कई लोकप्रिय पत्रिकाओं के लिए साइन किया गया। जब वो 18 वर्ष के थे तब वो मॉडलिंग में बहुत सफल हो चुके थे। उनका मॉडलिंग करियर जो 4 साल तक चला, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग बंद कर दिया क्योंकि मॉडलिंग में उन्हें कोई रुचि नहीं रही। इसके तुरंत बाद उन्होंने अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित एक फिल्म का ऑडिशन दिया और उन्हें चुन लिया गया। हालांकि अज्ञात कारणों से फिल्म को निलंबित कर दिया गया।
अपने अभिनय करियर के शुरुआती चरण के दौरान उन्होंने शाहरुख खान अभिनीत रावण में एक क्लैपर के रूप में काम किया। बड़ा ब्रेक मिलने के पहले उन्होंने माय नेम इज़ खान और दोस्ताना जैसी फिल्मों के लिए सहायक निर्देशन के रूप में काम किया। फिल्म माय नेम इज़ खान में मुख्य हीरो शाहरुख खान एवं अभिनेत्री काजोल थी। 22 साल की उम्र में उन्होंने अनुभव सिन्हा की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और वो मुंबई शिफ्ट हो गए, लेकिन फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। सिद्धार्थ को बॉलीवुड जगत में अपना करियर शुरुआत करने का मौका मिला फिल्म निर्माता एवं निर्देशक करण जौहर की फिल्म जो 2012 में आई और जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और हम सब की बहुत पसंदीदा फिल्म है और उसका गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ। आइए सुनते हैं इसी फिल्म से एक गीत। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, मॉडल रह चुके हैं। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम सुनील मल्होत्रा जो कि एक मर्चेंट नेवी में काम करते थे, कैप्टन थे, और माता रीमा मल्होत्रा जो कि एक होम मेकर थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल और नेवल पब्लिक स्कूल में हुई थी। ग्रेजुएशन इन्होंने किया शहीद भगत सिंह कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। 18 साल की उम्र में ये मॉडलिंग शुरू कर चुके थे, लेकिन इनकी रुचि समाप्त हो गई और इन्हें अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने मॉडलिंग फिर छोड़ दी। बचपन में खेलों में उनका बहुत रुझान था और उन्होंने दिल्ली के क्लब के लिए रग्बी खेला है। 2007 में आयोजित ग्लैड रेक्स मेगा मॉडल प्रतियोगिता में भाग लिया और दूसरे स्थान पर रहे। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग के दौरान वो साउथ अफ्रीकन लड़की को डेट भी कर रहे थे। सलमान खान ने सिद्धार्थ को फिल्म एक विलेन में भूमिका के लिए फ़ैन के तौर पर एक घड़ी भेंट की थी। कहते हैं फिल्म ब्रदर्स में अपनी भूमिका के लिए इन्होंने 10 किलो वज़न बढ़ाया था और रोज़ाना बर्फ़ के ठंडे पानी से नहाते थे। सिद्धार्थ दिलवाले दुल्हनिया में ले जाएंगे शाहरुख के बालों के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने किशोरावस्था में उनकी तरह अपने बालों का स्टाइल रखा था। खाली समय में वो वर्कआउट करना पसंद करते हैं और कार्टून बनाना पसंद करते हैं। उन्हें डॉग का बहुत शौक़ है और उनका जो पालतू डॉग है उसका नाम बॉक्सर है। पशु कल्याण NGO पेटा के लिए वो एक अभियान भी चलाते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी के किस्से आजकल बहुत चर्चित हुए हैं। कहते हैं कि जब इन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की थी तो इनका नाम जो है आलिया भट्ट के साथ जुड़ा था और इस रिश्ते ने बहुत सुर्खियां बटोरी थीं। हालांकि दोनों ने इस बात की कभी पुष्टि नहीं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके रिश्ते के टूटने के कारण सिद्धार्थ प्रतिबद्धता के लिए तैयार नहीं थे और अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ने अपने करियर की शुरुआत एक ही फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी। इसके बाद इनकी एक बहुत प्रसिद्ध फेमस फिल्म आई एक विलेन। आइए सुनते हैं उसी का एक गीत।
दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। क्यों रूह मेरी ऐसा है, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। ये दिल तन्हा क्यों रहे, क्यों हम टुकड़ों में जिए। क्यों रूह मेरी ये सहे, मैं अधूरा जी रहा हूँ, हर दम ये कह रहा हूँ, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। रिश्ता बड़ा, तूने ही उजालों से वाकिफ किया। अब लौटा मैं हूँ इन अंधेरों में फिर, तो पाया है खुद को बेगाना यहाँ। तन्हाई भी मुझसे खफा हो गई, बंजरों ने भी ठुकरा दिया। मैं अधूरा जी रहा हूँ, खुद पर ही एक सजा हूँ। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। वो खुशबुएं अभी इन सांसों में जिंदा है, मुझे हो रही। श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा जी के बारे में, जो एक पॉपुलर बॉलीवुड स्टार हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो उनकी बातें कर रहे हैं। आपको बताएं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को 2013 में मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू मेल के लिए स्टार डस्ट अवार्ड और साल के डेब्यू एक्टर मेल फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए साउथ अफ्रीका इंडिया फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड में मिला। उन्होंने हंसी तो फंसी के लिए एक रोमांटिक फिल्म की थी। मेल में मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर के लिए एंटरटेनर ऑफ द ईयर के लिए बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड जीता। इनके पसंदीदा अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन। पसंदीदा अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, काजोल, करीना कपूर, कैटरीना कैफ। इनका पसंदीदा खाना है जलेबी, हॉट चॉकलेट, सुशी, बिरयानी और चिकन रोल।
इनकी पसंदीदा यात्रा स्थान है न्यूयॉर्क और गोवा। इनकी पसंदीदा फिल्म है अग्निपथ, अंदाज अपना अपना, चुपके चुपके और शोले। इनकी बहुत सी फिल्में शुरू में हिट हुई, लेकिन उसके बाद एक तरफ जब इन्होंने फिल्में की अ जेंटलमैन, बार बार देखो, इत्तेफाक, अय्यारी, तो इन फिल्मों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा नहीं चली। लेकिन 2021 में इनकी एक फिल्म आई शेरशाह। इस फिल्म में उन्होंने मेजर विक्रम बत्रा के बायोग्राफी में अभिनय किया। इस फिल्म में वो मेजर विक्रम बत्रा का किरदार निभाए और उनके साथ मुख्य अभिनेत्री थीं कियारा आडवाणी। यह फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर जारी की गई। फिल्म शेरशाह परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी थी। कियारा आडवाणी इस फिल्म में विक्रम बत्रा की गर्लफ्रेंड बनी। फिल्म शेरशाह की शूटिंग जनवरी 2020 में हुई और 21 में ये रिलीज़ हुई। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई। ख़ासकर कोविड महामारी में ये फिल्म रिलीज़ के लिए स्थगित कर दी गई थी, लेकिन जब रिलीज़ हुई तो बहुत हिट हुई। सबने इसको बहुत पसंद किया और इनके काम को बहुत पसंद किया। उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की, एक फ़ौजी की और कैप्टन विक्रम बत्रा के किरदार निभाने के लिए, तो ये बहुत पॉपुलर हुई। हम सभी को दर्पण परिवार की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत। Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 0413385976। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। ओ राम रे, ओ रामा, डोली में बिठाई के सजना के द्वार, ओ डोली में बिठाई के कहा, बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार, ओ डोली में बिठाई के
पतझड़, वो बन गई पतझड़, वो बन गई पतझड़, बैरन बहार। झोली में बिठाई के कहा। श्रोताओं, इतना खूबसूरत गीत जो लिया गया था फिल्म बालिका बधू। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1976 में। जब भी ये गीत सुनिए तो सचिन दा बर्मन की याद आती है, लेकिन आज हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं शक्ति सामंत की। वो इसलिए कि जनवरी 13 को उनका जन्मदिन पड़ता है और इतने बड़े महान डायरेक्टर, उनको एक ट्रिब्यूट देना ज़रूरी हो जाता है। कितनी ही हिट फिल्में उन्होंने दी, आइए उनके बारे में कुछ आपको बताते हैं। शक्ति सामंत भारत के सुप्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक रहे। शक्ति सामंत का जन्म 13 जनवरी 1926 को पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हुआ था। उन्होंने देहरादून और कलकत्ता विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। 9 अप्रैल 2009 को उन्होंने मुंबई में अंतिम सांस ली। 83 वर्षीय शक्ति सामंत पिछले दिनों से बीमार रहे और उन्होंने प्राण त्याग दिए। शक्ति सामंत ने कटी पतंग, अमर प्रेम, आराधना जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। वो 5 वर्षों तक फिल्म प्रोड्यूसरों के संघ के अध्यक्ष भी रहे। अपने फिल्मी जीवन के आरंभिक दौर में वो अभिनेता बनना चाहते थे और इसी सपने को लेकर मुंबई आए। उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली और उन्होंने शिक्षक की नौकरी की। वर्ष 1948 में उन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में बॉलीवुड में प्रवेश किया। उनके निर्देशन में पहली बनी फिल्म थी बहू, जो 1954 में रिलीज़ हुई। सफलता के आयाम वर्ष 1957 में उन्होंने शक्ति फिल्म नामक प्रोडक्शन हाउस बनाया। इस प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म थी हावड़ा ब्रिज। शक्ति सामंत ने 43 फीचर फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें चाइना टाउन, कश्मीर की कली और एन इवनिंग विद पेरिस जैसी फिल्में शामिल थीं। उन्होंने आराधना, अनुराग और अमानुष की अपार सफलता के बाद फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आपको सुनाते हैं उनकी हिट फिल्म आराधना का एक गीत, कोरा कागज़ था ये मन मेरा। इसकी एक छोटी सी स्टोरी भी है। जब ये फिल्म बन रही थी तो शर्मिला टैगोर उस समय एक बंगला फिल्म में काम कर रही थी और उनके पास इस फिल्म को देने के लिए समय नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म के लिए और उनसे जब पूछा गया कि आप एक नए कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम करना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नए कलाकार के साथ काम नहीं करूंगी, ये मेरे लिए जो है मेरे करियर के लिए ठीक नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है फिल्म के 2 गाने मोहम्मद रफ़ी से गवाकर सचिन दा बहुत बीमार पड़ गए। बाद के गाने उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्ड किए और किशोर दा से गवाए, जिसके स्वरूप किशोर दा को गायक की हैसियत से अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो भी इस गीत के लिए, रूप तेरा मस्ताना। आइए सुनते हैं ये गीत। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए।
रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको ज़माना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको ज़माना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। श्रोताओं, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी, आपको गीत सुनाया था डोली में बिठाई के कहार। ये फिल्म बालिका वधू का नहीं था, ये अमर प्रेम फिल्म से लिया गया था जो रिलीज़ हुई थी 1972 में। तो क्षमा चाहूँगी अपनी त्रुटि के लिए। चलिए शक्ति सामंत की बातें आगे करते हैं। आपको पता है कि आराधना इनकी बहुत ही हिट फिल्म थी। आराधना के बारे में कहते हैं कि शक्ति सामंत ने आराधना का सेकंड हाफ जो है वो बदल दिया था। कहते हैं सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल में भी होता है जिसकी कभी सपने में कल्पना नहीं की गई हो। आराधना फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शम्मी कपूर के साथ शक्ति सामंत में कुछ फिल्में की थी, कश्मीर की कली, इवनिंग इन पेरिस वगैरह वगैरह। जब वो जाने अनजाने बना रहे थे और फिल्म की आधी से ज़्यादा शूटिंग हो चुकी थी, उसी समय शम्मी जी की पत्नी गीता बाली चल बसी। शम्मी जी की ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। शक्ति सामंत और शम्मी कपूर जिगरी दोस्त थे। शम्मी से उन्होंने वादा किया कि तुझे जितना टाइम चाहिए तू अपना गम मना ले, जाने अनजाने के लिए जब भी तेरे पास टाइम होगा, जब भी दिल करे तभी आना। शक्ति ने कह तो दिया, लेकिन बाद में सोचा ऐसा कब तक चलेगा। सब वितरकों को, फाइनेंसरों को खुद का और बाजार का ढेर सा पैसा लग चुका था। उन्होंने सोचा चलो इस बीच एक छोटी सी पिक्चर और सस्ती सी क्विक मूवी बना ली जाए, कुछ पैसा भी आ जाएगा और कुछ उधार चुकता हो जाएगा। सचिन भौमिक ने एक कहानी दी थी जो कि महिला प्रधान कहानी थी, जवानी से बुढ़ापे तक का सफ़र। और इस तरह अस्तित्व में आई आराधना। जब अपर्णा सेन से बात की तो वो तैयार नहीं हुई। इस भरी जवानी में कोई उसे हीरो की माँ कहे। अगला दरवाज़ा शर्मिला टैगोर का था, जो उनके साथ सावन की घटा में काम कर चुकी थी। शर्मिला भी हिचकिचाई, लेकिन शक्तिदा ने मना ही लिया। लाइफ टाइम रोल है, दो हीरो हैं, रोमांस है, ट्रेजेडी है,
करुणा है, ममता है, मर्डर है, जेल यात्रा है, बहुत ही नाटकीय मिलन। पर्दे पर भी तालियां और हॉल में ऑडियंस की। फर्स्ट हाफ में ग्लैमर ही ग्लैमर है। फिर शर्मिला जी ने पूछा, हीरो कौन है? शक्तिदा ने जब राजेश खन्ना का नाम बताया, जो पिछली 3 फ्लॉप फिल्में कर चुके थे, तो शर्मिला जी फिर हिचकिचाईं, लेकिन उन्होंने कहा वो टैलेंटेड हैं, सेकंड हीरो में कोई नया हीरो ले लेंगे। आराधना का पेपर वर्क पूरा हुआ। शक्तिदा जानते थे कि वो कोई महान फिल्म नहीं बना रहे हैं। 3-4 महीने में ऐसे कहाँ अच्छी फिल्म बन पाएगी। शूटिंग शुरू होने को ही थी, तब तक एक मित्र सुरिंदर कपूर ने एक श्रीमान और एक श्रीमती की कहानी सुनाई और उसकी अंतिम 2 रीलें दिखाई। शक्तिदा के तो होश ही उड़ गए। इसका और आराधना का क्लाइमैक्स बिल्कुल सेम टू सेम, और दोनों के लेखक भी एक थे, सचिन भौमिक। उन्होंने शक्तिदा को बहुत समझाया कि क्लाइमैक्स दिखता ज़रूर है लेकिन वास्तव में एक नहीं है। शक्तिदा बदहवास हो गए, आराधना कैंसिल। तभी महान लेखक मधुसूदन और गुलशन नंदा आ गए। गुलशन नंदा ने ही सावन की घटा फिल्म लिखी थी। शक्तिदा ने पूछा, कोई कहानी है? मुझे फ़ौरन शुरू करनी है। नंदा ने कहा, हाँ कहानी है कटी पतंग की। लेकिन जब उन्हें परेशान देखा तो पूछा, शक्तिदा आप क्यों इतने उदास हैं, अपनी व्यथा बताइए। उन्होंने कहा कि आराधना की कहानी सुनाओ, हम इसको फिक्स करेंगे। उन दोनों ने आपस में बात की और शक्तिदा ने कहा, कटी पतंग बाद में बनेगी, पहले बनेगी आराधना। ऐसा करके गुलशन नंदा और कालेलकर ने आराधना का सेकंड हाफ बदल दिया। उन्होंने कहा कि सेकंड हाफ में अब 2 हीरो अलग नहीं होंगे। जो पहला हीरो है फर्स्ट हाफ में, सेम शक्ल का हीरो सेकंड हाफ में भी हम लेंगे। और इस तरह से राजेश खन्ना का डबल रोल जो है इंट्रोड्यूस हुआ। शक्तिदा को कतई नहीं लगा कि कुछ अचंभित घटित होने जा रहा है। लेकिन जिस दिन ये फिल्म रिलीज़ हुई, लॉटरी उसी की लगने जा रही है, ऐसा तो राजेश खन्ना ने भी नहीं सोचा था। राजेश खन्ना जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई, उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी डायलॉग डिलीवरी से सब लोग इम्प्रेस होते गए। और उसके ऊपर एस.डी. बर्मन का संगीत, ये सब जब कॉम्बिनेशन बना, ऐसा कहते हैं कि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो किशोर कुमार का तो मानो पुनर्जन्म हो गया। इस फिल्म में शंकर जयकिशन को बतौर म्यूजिशियन नहीं लिया गया क्योंकि इनका बजट बहुत कम था। खैर, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो आपको पता ही है कितनी हिट हुई। राजेश खन्ना के लिए भी वो सुपरस्टार बन गए, शर्मिला टैगोर के लिए, फिल्म के म्यूज़िक के लिए। इस फिल्म को जो है वो शक्ति सामंत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला फिल्म फेयर का। शर्मिला टैगोर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और किशोर कुमार को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का। आइए सुनते हैं इसी का एक पॉपुलर गीत। कोरा कागज था ये मन मेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार
टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरारे मतवारे ये इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इसमें तेरा चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई कहो क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे कोई दुश्मन था ये मन मेरा श्रोताओं, शक्ति सामंत जी के बारे में तो इतना कम समय जो है वो नामुमकिन है कि उनके बारे में बात की जाए। चूँकि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं और इतनी महान फिल्में इन्होंने बनाई कि हम चाहेंगे कि आगे भी इस कार्यक्रम अगले के कार्यक्रम में इस बारे में बात करते जाएं। कहते हैं कि राजेश खन्ना को बॉलीवुड का सुपर स्टार बनाने में शक्ति सामंत का बहुत हाथ रहा। उन्होंने आराधना, कटी पतंग, अमर प्रेम, अजनबी सभी पिक्चरें शक्ति सामंत ने ही डायरेक्ट की थी। कहते हैं कि एस.डी. बर्मन के गीत और शक्ति सामंत का फिल्म ने जो है राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया। शम्मी कपूर को हीरो लेकर बनाई पिक्चर कश्मीर की कली ने तो हर पिक्चर में रोमांस के लिए कश्मीर के सीन दिखाने का ट्रेंड बना दिया। इस पिक्चर का गाना तारीफ करूं क्या उसकी सुपर डुपर हिट रही। शक्ति सामंत ने अशोक कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया। उन्होंने हिंदी और बंगाली की 43 मूवीज़ डायरेक्ट की। शक्तिदा ने कुछ फिल्में प्रोड्यूस भी की थीं और अपना शक्ति प्रोडक्शन बनाया। आराधना के अलावा उन्हें अनुराग और अमानुष फिल्मों के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर मिला। डायरेक्टर के रूप में उनकी आखिरी फिल्म गीतांजलि 1993 में आई थी और प्रोड्यूसर के रूप में डॉन मुथुस्वामी 2008 में आई थी। उनका आखिरी समय गुमनामी में कटा। शक्तिदा लाइमलाइट से दूर रहने वालों में से थे। उनकी पत्नी और 2 बेटे हमेशा चकाचौंध से दूर रहे। उनके एक पोते आदित्य सामंत ने जो ये मोहब्बत है नाम की पिक्चर में काम किया। मज़े की बात यह है कि पिक्चर का टाइटल भी शक्तिदा की फिल्म कटी पतंग के एक गाने से लिया गया था। उनके बेटे असीम ने बताया कि फिल्म फेयर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाला था, लेकिन उसके कुछ दिन पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक हो गया और वो ठीक नहीं हो पाए। दिल की धड़कन रुकने से 83 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 2009 को शक्तिदा का निधन हो गया। अपने आखिरी समय में शक्तिदा गुमनामी में जिए। कोई भी बड़ी हस्ती उनके अंतिम संस्कार में नहीं आई और शक्तिदा बड़ी बेरुखी झेलते हुए हमसे रुखसत हो गए। ये थी कहानी संक्षेप में शक्ति सामंत जी की। आपको एक गीत सुनाना चाहेंगे और उसी के साथ छोड़ के जाना चाहेंगे जो कि फिल्म अमर प्रेम से ली गई थी।
इस फिल्म में का डायलॉग तो आपको याद ही होगा, पुष्पा आई हेट टीयर्स। तो आइए उनको याद करते हुए उनके बर्थ एनिवर्सरी पे उनको ये गीत समर्पित करते हुए दर्पण परिवार की ओर से उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ये गीत सुनाते हैं। आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले रविवार फिर मिलेंगे। नमस्कार। You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। आनंद बाबू आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं? गाइए ना, आप रुक क्यों गए? गाओ ना बेटी गाओ। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। नाच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। नाच तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन। आग लगाने आई है बंटन, गोली चल गई धाए। नगरे विलाती ईगो में रहती, नगरे विलाती ईगो में रहती, टशन दिखाती फुल। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। चम कर दे है हाय ब्रांड वे, एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे।